गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 28 अप्रैल 2020 +2 क्लास के 6 चैप्टर का टॉपिक आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए एंड म्यूटेशन। वी वर स्टडिंग अबाउट द मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड द टॉपिक genetic code. The genetic code was triplet. This postulate or this hypothesis was given by George Gamow. Later this hypothesis was experimentally proved by 3 scientists, Dr. Hargobind Khurana, who developed a chemical method to develop messenger RNA with this defined sequence. Then second, Okowa was the scientist who discovered an enzyme, and that enzyme is capable to polymerize a messenger RNA independent to template strand. DNA की टेम्पलेट स्ट्रैंड के इंडिपेंडेंट मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस कराने वाला एंजाइम कौन सा है? ओकोवा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके बारे में क्वेश्चन पहले भी आया है और फिर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो था मार्शल नीरेनबर्ग। मार्शल नीरेनबर्ग जो है द साइंटिस्ट हु डेवलप्ड ए सेल फ्री सिस्टम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, कि भाई जो सेल के अंदर राइबोसोम, टीआरएनए और मैसेंजर आरएनए मिलके अमीनो एसिड की मदद से जो पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा ही सिस्टम उसने सेल से बाहर एक्सपेरिमेंटली लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया। मीन्स सेल फ्री सिस्टम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए, डीएनए इंडिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस और टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा इसमें से सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, और इन तीनों के एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टेटमेंट दे दी जाए कि भाई एक्सचेंज कर दे। दैट डॉक्टर हरगोबिंद खुराना डेवलप्ड है cell free method of protein synthesis. Nireen Marshall developed a chemical method for polymerize a messenger RNA with defined sequence and produce homopolymer and copolymer. इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन दिया जा सकता है। ठीक है, या फिर इसके बाद क्या किया गया कि जो डॉक्टर हरगोबिंद खुराना ने दो आरएनए चेन बनाई थी। एक होमोपोलीमर की चेन बनाई थी, एक हेट्रोपोलीमर। होमोपोलीमर का मतलब क्या है? एक जैसे न्यूक्लियोटाइड की मदद से जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी वो होमोपोलीमर, यानी उसने यूरिडिन का यूज करके एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई थी, दैट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाई थी, एंड दैट वाज कॉल्ड एज पॉलीयूरिडिनलिक एसिड। पॉलीयूरिडिनिलिक एसिड कि यूरिडिन का यूज करके, यूरिडिन न्यूक्लियोसाइड है, यूरिडिन मोनोफॉस्फेट जो हैं वो अटैच होते गए, और 9 यूरिडिन मोनोफॉस्फेट जो है वो अटैच होके उन्होंने क्या बना दिया? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाई, दैट इज होमोपोलीमर, क्योंकि एक प्रकार के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी है। फिर उसने क्या किया? सिस्टेडिन मोनोफॉस्फेट और यूरिडिन मोनोफॉस्फेट का यूज करके 2 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर चेन बनाई, दैट इज कॉल्ड हेट्रोपोलीमर। तो उसने 2 होमोपोलीमर और हेट्रोपोलीमर चेन बना दी। ठीक है, फिर क्या किया गया कि इन तीनों साइंटिस्ट ने जो जो टेक्निक डेवलप की गई, इन टेक्निक का यूज करके मार्शल नीरेनबर्ग ने, जो डॉक्टर हरगोबिंद खुराना ने 2 पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई थी, उनका ट्रांसलेशन कराया। और जब उनका ट्रांसलेशन कराया तो उसने देखा कि जब होमो न्यूक्लियोटाइड चेन का जो है या होमोपोलीमर का जब ट्रांसलेशन कराया, देन ही ऑब्टेन 3 फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड। तो 3 अमीनो एसिड की एक पॉलीपेप्टाइड बनी, और उस तीनों में सेम अमीनो एसिड थे, और वो क्या था? फिनाइल एलानिन। ठीक है, फिर उसने जो हेट्रोपोलीमर था उसको किया तो उसमें 2 प्रकार के कोडोन थे, CUC एंड UCU। CUC रिप्रेजेंट कर रहा था ल्यूसाइन को, और UCU रिप्रेजेंट कर रहा था सेराइन को। फिर जेनेटिक कोड की हमने सेलाइट फीचर पढ़ी। ठीक है,
जेनेटिक कोड के क्या पढ़े, सेलाइंट फीचर। अब सेलाइंट फीचर, हाँ एक चीज़ और बेटा, कि ये कैसे प्रूव हुआ इनके एक्सपेरिमेंट से कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है, क्योंकि 9 न्यूक्लियोटाइड से 3 अमीनो एसिड ही प्रोड्यूस हुए। इसका मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, होमोपोलीमर के केस में भी और हेट्रोपोलीमर के केस में भी, ठीक। अलग अलग हैं ये कैसे, जब सारे एक जैसे थे तो उन्होंने एक जैसे अमीनो एसिड प्रोड्यूस किए, अलग अलग 2 टाइप के थे तो 2 टाइप के अमीनो एसिड प्रोड्यूस किए, मीन्स डिफरेंट 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम, सॉरी 3 सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड रिप्रेजेंट द 1 अमीनो एसिड एंड दिस ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड एज कोडोन। इसी को क्या बोला गया, कोडोन। तो जेनेटिक कोड की कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, ठीक है, देयर आर 64 कोडोन, 64 में से 3 जो हैं वो स्टॉप कोडोन है एंड 61 आर कोड फॉर अमीनो एसिड। 61 अमीनो एसिड के लिए कोड है। जो स्टॉप कोडोन है इसके बारे में ज़रूर याद रखना बेटा, स्टॉप कोडोन का क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन सेंस कोडोन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टॉप कोडोन, या विच ऑफ द फॉलोइंग कोडोन डू नॉट रिप्रेजेंट एनी अमीनो एसिड। तो वो 3 हैं, UAA, UGA एंड UAG, ठीक है। UAA को क्या बोलते हैं, ओकरा, UGA को क्या बोलते हैं, एम्बर, और UAG को क्या बोलते हैं, ओपेल, ठीक बेटा। तो ये हमने पढ़ा था। उसके बाद जो है सेकंड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, मीन्स जो जेनेटिक कोड, जो कोडोन बैक्टीरिया के अंदर जिस अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है उसी अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करेगा ह्यूमन बीइंग में भी, मीन्स सेम कोडोन रिप्रेजेंट सेम अमीनो एसिड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है बेटा कुछ प्रोटोजोआन जैसे पैरामीशियम है, ठीक है, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल DNA है। माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक कोड के अंदर भी ऐसा होता है, ठीक है। इसमें कैसा हो जाता है बेटा, जैसे UAA है, ये एक स्टॉप कोडोन की तरह काम करता है जनरली, लेकिन जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम के अंदर ये किसी अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर देता है बेटा, ट्रिप्टोफैन को रिप्रेजेंट कर देता है। तो मीन्स एक ऐसे जो यूनिवर्सल नहीं है, मीन्स देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस वेयर द जेनेटिक कोड नॉट जर्नलाइज, वो सेम उसी अमीनो एसिड और उसका सेम वही फंक्शन नहीं है जो अलग बाकी ऑर्गेनिज्म में है। और ऐसे एक्सेप्शन 2 हैं बेटा, याद रखना, प्रोटोजोन और माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक कोड। नेक्स्ट है फिर जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या है, ए पर्टिकुलर कोडोन रिप्रेजेंट पर्टिकुलर अमीनो एसिड। एक कोडोन एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करेगा, दैट मीन जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस। जेनेटिक कोड कैसा है, अनएम्बिगुअस है, ठीक है। नेक्स्ट है जेनेटिक डीजनरेसी। जेनेटिक कोड इज डीजनरेटिव। डीजनरेटिव का मतलब क्या है कि एक कोडोन तो एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कोडोन 61 है, अमीनो एसिड कितने हैं, 20। दैट मीन 1 अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, जबकि एक अमीनो एसिड एक से ज़्यादा कोडोन के द्वारा रिप्रेजेंट हो सकता है। जैसे मैंने आपको अलग अलग बताया था, देयर आर 5 अमीनो एसिड दैट आर कोडेड बाय 4 कोडोन। 4 अमीनो एसिड हैं जो 5 अमीनो एसिड हैं जो 4 कोडोन के द्वारा रिप्रेजेंट होंगे। जैसे वेलाइन का एग्जाम्पल दिया था बेटा, ठीक है, GUA, GU, UGU, CGU, G। तो ये अलग अलग है। इसमें से जो फर्स्ट 2 कोडोन है जैसे GU, तो ये GU तो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वेलाइन को। फिर A, बाद में A आ रहा है, C आ रहा है, U आ रहा है, G आ रहा है, ये अफेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उस केस में ये दोनों ही किसको डिफाइन कर रहे हैं, वेलाइन को। इसमें भी GU है, इसमें भी GU है, इसमें भी GU है। अब अलग इन सभी में क्या है, इन सभी कोडोन में ये तो अलग अलग हैं लेकिन ये सेम है, और सभी कोडोन मिलके किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेलाइन को। दैट मीन यहाँ पे वेलाइन को स्पेसिफाई करने वाले ये 2 पोजीशन है। तो फर्स्ट 2 पोजीशन विच स्पेसिफाई अमीनो एसिड आर कॉल्ड स्पेसिफिक पोजीशन, एंड थर्ड पोजीशन ऑफ बेस इज इन अ कोडोन विच इज नॉट स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक नहीं है, दैट इज कॉल्ड वोबल पोजीशन। इसे क्या बोलेंगे, वोबल पोजीशन बोलेंगे, ठीक बेटा। इसके बाद देर आर 2 अमीनो एसिड दैट आर नॉट डीजनरेटिव, जो डीजनरेटिव नहीं है, एंड दोज आर मिथियोनाइन,
डिजनरेटिव नहीं है इसका मतलब क्या है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाई ओनली वन कोडोन, ये केवल एक कोडोन के द्वारा रिप्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल मिथ्योनाइन इज कोडेड बाई AUG, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टार्ट कोडोन और इनिशिएटर कोडोन, इसे इनिशिएटर कोडोन भी बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड वन इज ट्रिप्टोफैन, जो ट्रिप्टोफैन है UGG, ठीक है, ये एक ही कोडोन के द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं, सो दीज आर नॉट डिजनरेटिव, ये डिजनरेटिव नहीं है, ठीक है। तो पूछ लिया जाए जेनेटिक कोड इज डिजनरेटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव डिजनरेटिव नेचर, इनमें से कौन से का डिजनरेटिव नेचर नहीं है, तो याद रखना ये दोनों अमीनो एसिड जो हैं वो डिजनरेटिव नहीं है, मिथियोनाइन एंड ट्रिप्टोफैन, AUG एंड UGG। आई बात समझ में। उसके बाद था जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग है, मीन्स एक कोडोन दूसरे कोडोन को ओवरलैप नहीं करता। तो जेनेटिक कोड हमने कल सारा डिस्कस कर लिया था, क्विक रिवीजन एक आज ले लिया। आज का हमारा टॉपिक होगा बेटा स्ट्रक्चर ऑफ tRNA। लेकिन tRNA के स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, हालांकि वो टॉपिक हम पहले पढ़ चुके, लेकिन फिर भी उसमें कुछ स्टेटमेंट ऐसी हैं जिन स्टेटमेंट को पढ़ना एक बार ज़रूरी है, क्योंकि जो नीट एग्ज़ाम है, नीट एग्ज़ाम में बायो NCERT की यूं स्टेटमेंट जो है वो क्वेश्चन के रूप में उठ के आ जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक है आपका म्यूटेशन। म्यूटेशन आपको पता है अल्ट्रेशन इन DNA सीक्वेंस, DNA सीक्वेंस के अंदर अल्ट्रेशन होना, ठीक है। और जो म्यूटेशन है मीन्स यहाँ पे जो एक स्टेटमेंट है आपके NCERT की वो याद रखना, द रिलेशनशिप बिटवीन जीन एंड DNA is best understood by the study of mutation। कि जीन और DNA के अंदर जो रिलेशनशिप है उसे किसके द्वारा अंडरस्टूड किया जा सकता है, स्टडी ऑफ म्यूटेशन। स्टडी ऑफ म्यूटेशन से कैसे, जैसे सपोज करो अगर DNA के अंदर कोई अल्ट्रेशन होगा, सपोज करो DNA के इस पार्ट में म्यूटेशन हो गया, अब यहाँ पे म्यूटेशन हो गया तो सपोज करो इतना पार्ट जो है वो किसके लिए था, एक पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन के लिए, दैट मीन एक जीन था, उस जीन के अंदर म्यूटेशन हो गया। अब म्यूटेशन हुआ, ये म्यूटेशन अगर लार्ज है, ठीक है, लार्ज सीक्वेंस के है, मीन्स एक सीक्वेंस जो या तो डिलीट हो गई या इंसर्ट हो गई या फिर उस डिलीट को रिप्लेस कर लिया गया, जिसकी वजह से क्या होगा, या तो जीन का लॉस हो जाएगा या कोई अगर नई सीक्वेंस जो है वो ऐड हुई है तो या तो जीन का क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, ठीक है। और अगर जीन का लॉस और गेन होगा तो अल्टीमेटली वो जीन किसी पर्टिकुलर फंक्शन को रेगुलेट करेगा, दैट मीन किसी फंक्शन का लॉस और गेन होगा, फंक्शन का लॉस और गेन होगा, ठीक है। आई बात समझ में। मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन जीन एंड DNA इज बेस्ट अंडरस्टूड बाय द स्टडी ऑफ म्यूटेशन। कैसे, इफ देयर इज अ लार्ज म्यूटेशन, इफ देयर इज लार्ज म्यूटेशन, और लार्ज म्यूटेशन का मतलब क्या है, मीन्स या तो इंसर्शन या फिर डिलीशन या फिर रिप्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ DNA, ठीक है। DNA की एक सीक्वेंस जो है वो या तो इंसर्ट हो जाए या डिलीट हो जाए या रिप्लेसमेंट हो जाए, उसकी वजह से क्या होगा, या तो जीन का लॉस होगा या जीन गेन होंगे, ठीक है। और जीन का लॉस या गेन होगा
तो अल्टीमेटली फंक्शन का लॉस और गेन भी होगा। आई बात समझ में? मीन्स कोई पर्टिकुलर जीन जो है वो किसी पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड को रिप्रेजेंट करेगा और वो पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड अपना कोई ना कोई एक्सप्रेशन देगा और कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन वही क्या है, उस ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई फंक्शन होगा। आई बात समझ में? फिर जो है अगर स्मॉल वेरिएशन है, ये तो होगा कि भाई एक अगर सीक्वेंस जो है, ठीक है, उसकी वजह से, लेकिन या सीक्वेंस ऑफ डीएनए वो इंसर्ट हो जाए या डिलीट हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है बेटा कि कोई पर्टिकुलर एक या दो न्यूक्लियोटाइड 1 और 2 न्यूक्लियोटाइड 1 और 2 या फिर मल्टीपल ऑफ 1 और 2 आर एडिड और डिलीटेड, या तो ऐड हो जाए या डिलीट हो जाए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ कोडोन आफ्टर द साइट ऑफ म्यूटेशन altered, means shifted right or left. This is called frame shift mutation. इसे क्या बोलेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलेंगे। मीन्स अगर न्यूक्लियोटाइड की एक सीक्वेंस है, जैसे सपोज करो ATTCGCGG, ये है। अब सपोज करो कोडोन ये है T, तो इस प्रकार से कोडोन है। अब क्या हुआ, अगर यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड और ऐड हो जाए, G आ जाए, अब कोडोन क्या होंगे, लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगे, कोडोन अब ये हो जाएंगे। आई बात समझ में? लेकिन अगर एक डिलीट हो जाए, सपोज करो यहाँ से ये डिलीट हो जाता, ठीक है, अब कोडोन जो हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक, तो कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा है या कोई न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो रहा है, तो एडिशन और डिलीशन से उसके बाद की जितनी भी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस के कोडोन हैं वो कोडोन क्या हो जाएंगे, अल्टर हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और कोडोन अगर चेंज हो जाएंगे तो बाद का सारा फ्रेम जो है, मींस फ्रेम ऑफ कोडोन शिफ्ट, ठीक है, जो कोडोन का फ्रेम है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, या तो राइट शिफ्ट हो जाएगा या लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और दूसरा होता है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड। एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के रिप्लेसमेंट की या एक सिंगल नाइट्रोजन बेस के रिप्लेसमेंट की वजह से जो म्यूटेशन होता है ये होता है रिप्लेसमेंट की वजह से। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन किसकी वजह से होगा, एडिशन और डिलीशन की वजह से। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही है, द एडिशन एंड डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन ए डीएनए सीक्वेंस कॉजेज विच टाइप ऑफ म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्यों बोला गया, क्योंकि इंसर्शन और डिलीशन से कोडोन का जो फ्रेम है वो शिफ्ट हो जाता है, या तो राइट या लेफ्ट। ठीक है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और पॉइंट म्यूटेशन का बेस्ट एग्जांपल क्या है, सिकल सेल एनीमिया, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके कि भाई एक न्यूक्लियोटाइड के रिप्लेसमेंट से ग्लूटामिक एसिड को वालाइन रिप्लेस कर लेता है, क्योंकि एक अगर न्यूक्लियोटाइड चेंज होगा तो कोडोन चेंज हो जाएगा, और कोडोन अगर चेंज होगा तो किसी दूसरे अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक बेटा, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक,
दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। और स्ट्रक्चर टीआरएनए को क्या भी बोलते हैं? अडेप्टर मोलिक्यूल। टीआरएनए ऑल्सो कॉल्ड एज अडेप्टर मोलिक्यूल। अब जो है एक साइंटिस्ट थे फ्रांसिस क्रिक, वही जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था 1953 में। इस फ्रांसिस क्रिक ने क्या कहा? ही प्रोपोज्ड, उन्होंने बताया, प्रोपोज्ड द existence of a adapter molecule, एक अडेप्टर मोलिक्यूल की एग्जिस्टेंस को प्रोपोज किया कि भाई एक अडेप्टर मोलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। और ये अडेप्टर मोलिक्यूल विच कैन बाइंड with messenger RNA on one hand and to a specific amino acid on other hand। हाँ बेटा, फ्रांसिस और क्रिक ने क्या प्रोपोज किया कि भाई एक ऐसा अडेप्टर मोलिक्यूल है जो एक तरफ से तो बाइंड हो जाता है मैसेंजर आरएनए के साथ और दूसरी तरफ उसके साथ बाइंड हो जाता है एक अमीनो एसिड, ठीक बेटा। और इसे अडेप्टर मोलिक्यूल नाम दिया गया। और ये क्या था? मैसेंजर टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। और जो ये मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड हो जाता है, बाइंड मैसेंजर आरएनए, ये किस लिए होगा? टू रीड कोडोन, कोडोन को रीड करने के लिए, ठीक है, कि जो कोडोन है वो किस अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करेगा। अब बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, जो टीआरएनए है इट इज ऑल्सो नोन एज सोल्यूबल आरएनए। इसे सोल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं, एसआरएनए। तो कोई पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल्यूबल आरएनए, तो सोल्यूबल आरएनए कौन सा है? टीआरएनए। टीआरएनए इज द सोल्यूबल आरएनए। और लगभग देयर आर अबाउट 60 टाइप्स ऑफ टीआरएनए, लगभग अबाउट मोर देन। अब सपोज करो, देखो बेटा 61 तो कोडोन ही है। अब 61 कोडोन से 64 तो कोडोन ही है, उन कोडोन के अगेंस्ट कंप्लीमेंट्री क्या होंगे? एंटी कोडोन। तो मोर देन, अबाउट मोर देन 60 टाइप ऑफ टीआरएनए आर प्रेजेंट, ठीक है। 60 से ज़्यादा टीआरएनए प्रेजेंट हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें, हाँ बेटा, तो मैसेंजर आरएनए, आरएनए है तो क्या होगा बेटा? सिंगल स्ट्रैंडेड। अब सिंगल स्ट्रैंडेड होगा तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो दो तरह से डिफाइन किया गया है बेटा। एक तो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है और एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो दो तरह से डिफाइन कर दिया गया। कौन कौन सा? 3D, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, एंड 2 डायमेंशनल या फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। अब जो 3D स्ट्रक्चर है ये कैसा है? इन्वर्टेड एल शेप्ड। इसकी शेप कैसी होगी? इन्वर्टेड एल शेप होगी। जैसे एल होता है ना यूं, इसे इन्वर्ट कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगी? ऐसी शेप हो जाएगी,
ठीक है, एल यूं होता है, इसकी इन्वर्टेड शेप क्या हो जाएगी, यूं हो जाएगी, तो इन्वर्टेड एल शेप इसका स्ट्रक्चर है। अगर 2 डायमेंशन में बात करें तो इसका शेप कैसा है, क्लोवर लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर की शेप कैसी होगी, क्लोवर लीफ। अब जो क्लोवर लीफ है, इनके स्ट्रक्चर को देखते बेटा है कैसा, कि जो इसका 5 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड जो है वो शुरू होगा, एक लूप बनाएगा जिसे DHU लूप बोलते हैं, जहाँ पे अमीनो असाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो है वो बाइंड होगा, जो tRNA के चार्जिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, ये आएगा। फिर इसके ऑपोजिट टर्मिनल पे, जिससे शुरू हुआ था उसे ऑपोजिट टर्मिनल पे देयर इज ए एंटीकोडोन लूप, एक ऐसा लूप प्रेजेंट है जहाँ पे 7 न्यूक्लियोटाइड होते हैं इस लूप के अंदर। ठीक है, कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, 7। इनमें से जो टर्मिनल 3 है, इस तरफ के जो 3 हैं, दे एक्ट एज एंटीकोडोन। जैसे सपोज करो ये है, ठीक है, तो ये किसका काम करेंगे, एंटीकोडोन का, तो एंटीकोडोन लूप। ठीक, फिर एक प्रेजेंट होती है शॉर्ट आर्म, या फिर एक्स्ट्रा आर्म बोल देते हैं इसे, क्या बोल देते हैं, एक्स्ट्रा आर्म। इसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन अभी नॉन नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक लूप प्रेजेंट होता है और दिस लूप इज कॉल्ड एज राइबोसोमल बाइंडिंग लूप। इसे राइबोसोमल बाइंडिंग लूप बोलते हैं, राइबोसोमल बाइंडिंग लूप। जो राइबोसोमल बाइंडिंग लूप है ये इसके 3 प्राइम एंड की तरफ प्रेजेंट होगा। ये 5 प्राइम एंड था, ये क्या है, इसका 3 प्राइम एंड है। ठीक बेटा, और जो 3 प्राइम एंड है यहाँ पे एक सीक्वेंस प्रेजेंट होती है CCAOH हाइड्रोक्सी। जो ये CCAOH एंड है यहाँ पे अटैच होगा अमीनो एसिड। दिस इज द साइट फॉर अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। यानी जो 3 प्राइम एंड है इसका, उस 3 प्राइम एंड पे बाइंड होगा अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट इज ऑपोजिट टू द एंटीकोडोन बाइंडिंग साइट। जो एंटीकोडोन या कोडोन बाइंडिंग साइट या एंटीकोडोन लूप है, एंटीकोडोन लूप के ऑपोजिट साइड में प्रेजेंट होगा, हाँ बेटा, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। इसे क्या बोल देते हैं, एंटीकोडोन लूप। ठीक है, और इसे क्या बोल देते हैं, अमीनो असाइल ट्रांसफरेज या सिंथेटेज बाइंडिंग लूप। क्या बोल देते हैं इसे, अमीनो असाइल सिंथेटेज बाइंडिंग लूप। यानी यहां पे एंजाइम अटैच होगा, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडिशन ऑफ अमीनो एसिड टू द अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट के साथ अमीनो एसिड को अटैच करने के लिए जो अमीनो असाइलेशन जो है, tRNA, चार्जिंग ऑफ tRNA, ये हम ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, तो याद रखना अमीनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम बाइंडिंग लूप कहाँ प्रेजेंट है, 5 प्राइम एंड से सबसे नज़दीक जो लूप होगा वो कौन सा होगा, अमीनो असाइल सिंथेटेज बाइंडिंग लूप। इसे क्या भी बोल देते हैं, DHU लूप भी बोल देते हैं। ठीक है, यानी डाईहाइड्रोक्सी यूरिडिन या डाईहाइड्रोयूरिडिन लूप बोल देते हैं। जो राइबोसोमल बाइंडिंग लूप है इसे क्या बोल देते हैं, टी-साई सी लूप या टी-साई-यू लूप। ठीक है, इसे क्या भी बोल देते हैं, टी-साई-सी लूप। ठीक है, और जो टी-साई है ये थाइमेडिन
और साई जो है ये सूडो यूरिडिन, यानी 3 न्यूक्लियोटाइड जो हैं जिनकी मदद से राइबोसोम बाइंड होगा। अब इन 3 न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप को क्या बोल देते हैं? टी साई सी। ठीक है, इसमें भी 7 न्यूक्लियोटाइड होते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड फ्री होते हैं जो बाइंड नहीं करते, यानी पेयरिंग किए हुए नहीं हैं। बाकी जो ये न्यूक्लियोटाइड हैं यहाँ पे, ये क्या किए हुए हैं? पेयरिंग। इन न्यूक्लियोटाइड में क्या हो गई? पेयरिंग। आई बात समझ में? ठीक है, तो 5 प्राइम एंड जो है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? गुएनाइल रेजिड्यू। क्या प्रेजेंट होता है? गुएनाइल रेजिड्यू। 3 प्राइम एंड पे क्या प्रेजेंट होता है? CCAOH ग्रुप, जहाँ पे क्या होगा? अमीनो एसिड बाइंड होगा। ठीक है, 3 लूप बनेंगे 5 प्राइम एंड के जो नज़दीक है, दैट इज DHU लूप। ऑपोजिट एंड में क्या है? एंटीकोडोन लूप। फिर क्या है? राइबोसोमल बाइंडिंग लूप। और 3 प्राइम एंड पे क्या है? CCA हाइड्रोक्सी ग्रुप वेयर अमीनो एसिड बाइंड, जहाँ पे अमीनो एसिड बाइंड होंगे। ठीक है, यह है क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ tRNA। क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ tRNA। अब बात करते हैं बेटा कि RNA का इन्वर्टेड L शेप यानी 3D स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है? अगर 3D स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, ठीक है, तो जो 5 प्राइम एंड होता है, इस 5 प्राइम एंड के तरफ, यानी 5 प्राइम एंड एक लूप प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड हाँ बेटा, और ये 3 प्राइम की तरफ जाएगा। फिर जो 3 प्राइम की तरफ जाएगा यहाँ पे एक लूप प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, और ये चला गया। ये तो कौन सा एंड था? 5 प्राइम एंड। ये कौन सा है? 3 प्राइम एंड। ठीक, 3 प्राइम एंड के नज़दीक, यानी 3 प्राइम के नज़दीक कौन सा था? राइबोसोमल बाइंडिंग लूप। और राइबोसोमल बाइंडिंग लूप को क्या बोलते हैं? टी साई सी लूप। ठीक, और जो ये वाला लूप है 5 प्राइम एंड के नज़दीक, जो ये लूप बना, ये वाला, ये दिस लूप इज कॉल्ड एज DHU लूप। इस लूप को क्या बोलते हैं? DHU लूप, यानी अमीनो असाइल सिंथेटेज बाइंडिंग लूप। और ये क्या है? एंटीकोडोन लूप। एंटीकोडोन लूप। और यहाँ पे क्या अटैच होगा? अमीनो एसिड, यानी यहाँ पे प्रेजेंट होगा CCA हाइड्रोक्सी ग्रुप। मीन्स यहाँ पे क्या अटैच होगा? अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है ये, यानी यहाँ पे अमीनो एसिड अटैच हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये तो था 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड L शेप्ड ऑफ tRNA का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ये है। और 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कौन सा है? ये है बेटा। अब इसमें याद रखना, इसके अंदर 3 लूप प्रेजेंट है मेनली। एक तो कौन सा है? राइबोसोमल बाइंडिंग लूप, राइबोसोमल बाइंडिंग लूप, जिसे क्या भी बोल देते हैं? टी साई सी लूप बोल देते हैं। इसके अंदर कितने अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड हैं? 7। ठीक है,
दूसरा कौन सा है, अमीनो असाइल सिंथेटेज बाइंडिंग लूप, जो 5 प्राइम एंड की तरफ प्रेजेंट होगा, ठीक है। और जो अमीनो असाइल सिंथेटेज बाइंडिंग लूप है, इसे क्या भी बोल देते हैं, DHU लूप बोल देते हैं। और जो अमीनो बाइंडिंग साइट है उसके ऑपोजिट कौन सा प्रेजेंट होगा, एंटीकोडोन लूप प्रेजेंट होगा। एंटीकोडोन लूप में भी वैसे तो 7 अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, बट द 3 न्यूक्लियोटाइड आर कंप्लीमेंट्री टू द न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट ऑन मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड, सपोज करो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हैं AUG, तो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, A के अगेंस्ट क्या आएगा, U के अगेंस्ट क्या आएगा, A, G के अगेंस्ट क्या आएगा, C, तो क्या हो जाएगा UAC। आई बात समझ में। ये स्पेसिफिक होगा स्पेसिफिक कोडोन के लिए। इस एंटी कोडोन को क्या भी बोल देते हैं, नोडोक। क्या भी बोल देंगे बेटा, नोडोक बोल देंगे, ठीक है। दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ tRNA और द अडेप्टर मोलिक्यूल। इस एंड से तो ये मैसेंजर RNA के कोडोन के साथ बाइंड हो जाएगा, ठीक है। और जो ये लूप है इसकी मदद से राइबोसोम की जो लार्ज सब यूनिट है उसके साथ बाइंड हो जाता है, और ये जो है इस एंड पे अमीनो एसिड अटैच हो जाएगा। दिस लूप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्जिंग ऑफ tRNA। tRNA की चार्जिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चार्जिंग का मतलब क्या है कि जब अमीनो एसिड को ये ट्रांसफर करके, अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन फॉर्मेशन में यूज होगा, इसने अमीनो एसिड को ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद इसके पास कोई अमीनो एसिड नहीं है। जब tRNA के पास कोई अमीनो एसिड नहीं होता, दैट इज कॉल्ड अनचार्ज tRNA। और फिर इसकी चार्जिंग जो होगी मीन्स नेक्स्ट अमीनो एसिड इसके साथ जब अटैच होगा, तो एडिशन ऑफ अमीनो एसिड टू tRNA, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमीनो असाइलेशन ऑफ tRNA और द चार्जिंग ऑफ tRNA, दैट इज अकर इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अमीनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम। और ये एंजाइम जिस लूप के साथ tRNA के बाइंड होता है, दैट इज कॉल्ड अमीनो असाइल सिंथेटेज बाइंडिंग लूप, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज DHU लूप। ठीक बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम अपना शुरू करेंगे ट्रांसलेशन नेक्स्ट क्लास।